वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोधशिला के इस पटल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है कि ARO के लिए जो बैच चल रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विशेषण विशेष वाले चैप्टर तक पहुंचे हैं, जिसमें 2 वीडियो पहले से बनकर के अपलोड हो गया, विशेषण विशेष के लक्षण, पहचान आदि। दूसरे वीडियो में हम आए थे तो विशेषण के कितने रूप हैं, तो हम लोगों ने उसमें 2 रूप देखे अभी तक, विकारी और अविकारी के साथ विशेषण विशेष, विधेय विशेषण और प्रविशेषण से 3 इनके प्रायोगिक रूप भी हम लोगों ने देखा पिछले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं विशेषण के भेद। हम लोग प्रारंभ करेंगे विशेषण के भेद। जब हम लोग भेद की बात करते हैं तो विशेषण हमारे मुख्य रूप से 4 रूपों में दिखाई पड़ते हैं। पहला, हम यहां सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा परिमाण वाचक विशेषण। ये 4 विशेषण हम लोगों के सामने भेद के रूप में आते हैं मेरे बच्चों। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इस 4 भेद में हम लोग सबसे पहले टेकअप करने चल रहे हैं। पहला कौन सा है, हम यहाँ पर संख्या भी डाल देते हैं। ये आपका नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे आगे नंबर 1। विशेषण के भेद में आप देखेंगे विशेषण का भेद। इस भेद में हम लोग पहला भेद देखने चल रहे हैं मेरे बच्चों, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम का विशेषण में प्रयोग, यानी कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में कब आता है, कैसे आता है, या कोई सर्वनाम विशेषण कैसे बनता है। तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण में हमको पढ़ना क्या है वो मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों। सर्वनाम विशेषण कब व कैसे बनता है, हमारा मेन फोकस पहले यहीं पर होगा। सर्वनाम विशेषण कब व कैसे बनता है, ये लक्षण हमको जानना है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है मेरे बच्चों, बहुत आसान सा,
बस आपको गौर फरमाने की आवश्यकता है। वो गौर फरमाने के लिए कैसे बनता है, तो इसका मैं यहां पर उत्तर दे रहा हूं, ध्यान देना। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ, याद रखना इसको, संज्ञा के साथ, ये पॉइंट हमेशा अपने जेहन में आप बैठा के रखिएगा। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयोग किया गया हो, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। इसको हमें यहां पर एक इस तरह से लिख दे रहा हूं, सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक। सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक, ये ध्यान देना। यानी जब सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयोग होता है तो सार्वनामिक होगा, और जब सर्वनाम संज्ञा का स्थानापन्न होता है तो सर्वनाम होगा। दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। यहां पर अभी हमने दिया कि सर्वनाम विशेषण कब बनेगा, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आएगा। और सर्वनाम सर्वनाम कब रह जाता है, जब वो संज्ञा के स्थान पर आएगा। यानी संज्ञा का स्थानापन्न सर्वनाम सर्वनाम कहलाएगा, संज्ञा के साथ प्रयोग किया गया सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। हम उसके लिए एक उदाहरण हम आपको यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, इस उदाहरण को आप देखिए और इसी से हम आपको सर्वनाम कैसे बना और कैसे सार्वनामिक बना, दोनों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। मैं यहां एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे रहा हूं। उस घर में मेरा मित्र, उस घर में मेरा मित्र रहता है, उसे बुलाओ। उस घर में मेरा मित्र रहता है, उसे बुलाओ। अब इसमें आप देखेंगे तो दो सार्वनामिक है और एक सर्वनाम है। कैसे पकड़ में आएगा, तो आप यहां पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो मेरे बच्चे, उस सर्वनाम है जो घर संज्ञा के साथ आया है, मेरा सर्वनाम है, मित्र संज्ञा है। मेरा क्या है, सर्वनाम, प्लस मित्र क्या है, संज्ञा। सेम यही पोजीशन आप देखेंगे। पता कैसे होगा भाई। अब आपने देखा कि मेरा सर्वनाम है और मित्र संज्ञा है। सेम यही पोजीशन आप यहां पर भी देखेंगे। उस क्या है, ये सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम प्लस संज्ञा आ गई यहां पर भी। लेकिन अब अगर देखा जाए, उस घर में मेरा मित्र रहता है, उसे बुलाओ। उस घर में मेरा मित्र रहता है, उसे बुलाओ। किसे बुलाओ? अगर आप इस पर प्रश्न करोगे, उसे बुलाओ तो किसे बुलाओ, तो उसका उत्तर आपको मिलेगा क्या, मित्र को।
उसका उत्तर क्या मिलेगा? मित्र को। तो अब मित्र का यह स्थानापन्न है, मित्र नाम की संज्ञा का उसे नाम का सर्वनाम स्थानापन्न है। अतः ये जो है ये शुद्ध रूप से सर्वनाम रहेगा। ये जो है संज्ञा के साथ आने के कारण ये सर्वनाम सार्वनामिक हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण बनेगा। ये भी चूंकि सर्वनाम संज्ञा के साथ है, अतः ये श्रीमान जी भी सार्वनामिक बनेंगे। विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कैसे बना मेरे बच्चों? आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको। सीधा सा एक फंडा है कि सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। यानी कोई सर्वनाम अगर संज्ञा के साथ साथ है, संज्ञा का स्थानापन्न नहीं है, संज्ञा के साथ चल रहा है, तो आप यूं भी हम इसको अगर देखें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा का स्थानापन्न ठीक। और दूसरा लिखता हूं मैं, संज्ञा सहचर। तो संज्ञा का स्थानापन्न क्या होता है? तो सर्वनाम होता है। और संज्ञा का सहचर जो होगा वो क्या होगा? वो सार्वनामिक होगा। सार्वनामिक विशेषण होगा। संज्ञा का स्थानापन्न सर्वनाम और संज्ञा सहचर सार्वनामिक हो जाएगा। ये इसके जानने के लक्षण हैं मेरे बच्चों। अब हम आपके सामने इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपको फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए। अब हम चलते हैं, एक दो और उदाहरण आपके सामने रखते हैं जहां कि हमको पता चले कि ये सर्वनाम है और ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर आ रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं। यह किताब मीरा को दे दो और उससे दूसरी किताब ले आओ। चलो, यह किताब मीरा को दे दो, उससे दूसरी किताब ले आओ। अब देखिए यहां पर मित्र, यह जो है ये क्या है? ये आप साफ शब्दों में कहेंगे कि सर ये सर्वनाम है। मैंने भी माना कि भाई ये सर्वनाम है। अब किताब क्या है बच्चों? ये किताब संज्ञा है। हमने यहां पर संज्ञा भी लिख दिया। तो जब सर्वनाम संज्ञा के साथ है तो क्या होगा? ये सर्वनाम सार्वनामिक हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। आगे कहता है मीरा को दे दो, ठीक है, और उससे। यहां सवाल है उससे, ये भी सर्वनाम है, उससे सर्वनाम है। अब यहां पर अगर सवाल किया जाए किससे,
तो आपको उत्तर मिलेगा मीरा से। अब मीरा यहां क्या है? संज्ञा है। इसका स्थानापन्न कौन है? उससे। तो चूंकि ये उससे मीरा का स्थानापन्न है, अतः यह सर्वनाम रहेगा। भाई उससे दूसरी किताब ले आओ तो सवाल आप कर सकते हैं किससे, तो उत्तर मिलेगा मीरा से। तो मीरा यहां संज्ञा हो गई। उस मीरा नाम के संज्ञा का उससे नाम का सर्वनाम स्थानापन्न है, अतः यहां पर उससे ये जो कहलाएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। और यह किताब चूंकि संज्ञा के साथ इसका प्रयोग किया गया है, अतः यह सार्वनामिक हो जाएगा। तो दोनों सर्वनाम है आपके सामने और दोनों की स्थिति से इनके गुण अलग अलग माने जाएंगे। एक सर्वनाम कहलाएगा, दूसरा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये है आपका पहला सार्वनामिक विशेषण, उसके लक्षण और पहचान। अब इसी तरह से हम अगर आपके सामने एक और वो लिखें उदाहरण, किताब मेरी है। अब आप ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि सर यहां पर भी तो सर्वनाम संज्ञा के साथ लगा है। यहां पर भी सर्वनाम संज्ञा के साथ लगा है। और अगर मैं कहूं कि यह किताब मेरी है, दोनों चीजें हैं आपके पास। यहां पर भी संज्ञा प्लस सर्वनाम है, यहां पर सर्वनाम प्लस संज्ञा प्लस सर्वनाम है। तो इस तरह से आपके सामने 3 सर्वनाम आए। अब इस 3 सर्वनामों में से कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सर्वनाम है कौन सार्वनामिक है? ठीक है, ये सवाल मैं पर्टिकुलर करना चाह रहा हूं साहिल जी से। साहिल जी जरा आप बताइए किसमें कौन सर्वनाम है और बाकी कौन सार्वनामिक विशेषण है? सर इसमें जो पहला वाला है उसमें मेरी जो है सर वो सर्वनाम की तरह आएगा। दूसरे में यह किताब में यह आएगा सार्वनामिक, तो मेरी आ जाएगा सर्वनाम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक जी आप बताएं। यस सर, जो किताब मेरी है वाले में मेरी जो है वो सर्वनाम की तरह ही आएगा। हाँ, और यह किताब तो पता ही चल रहा सर्वनामिक विशेषण ही है। हाँ, यह जो है और मेरी एक प्रोनाउन सर्वनाम की तरह आ जाएगा। तो यार मेरे सामने ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी सिद्धांत ये बता रहा था कि अगर सर्वनाम संज्ञा के साथ है तो सर्वनामिक होगा। यहां संज्ञा के आगे भी सर्वनाम है, पीछे भी सर्वनाम है। यार यहां देखिए, यहां सर्वनाम संज्ञा के पीछे है, तो है तो साथ में ही। फिर कौन सा डिफरेंस है कि जिससे आप इसको सर्वनाम बोल रहे हो और इसको जो है वो सार्वनामिक बोल रहे हो? अंतर क्या है? ये जो सर्वनाम आ रहा है ये किताब के लिए आ रहा है इधर। हाँ, तो वह मेरी जो है हाँ, वो जिसकी है उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर्टिकुलर पर्सन के लिए आ रहा है। एक
वहाँ उस अच्छा। किताब के लिए आ रहा, तो सर्वनाम, इसीलिए उसके साथ जो आ रहा है वो सार्वनामिक में जा रहा है, और उसमें सर्वनाम की तरफ जा किताब रहा है। मेरी है वाले में सर मेरी एक अधिकार प्रकट कर रहा है, न अच्छा। कि विशेषता है वो कोई। देखो मित्र, आपने लक्षण में देखा होगा तो लक्षण में साफ साफ लिखा होगा कि सर्वनाम प्लस संज्ञा होगा। यस सर। सर्वनाम प्लस संज्ञा होगा। स्थान का आप ध्यान दीजिए। तो यदि सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया गया है तो सार्वनामिक, तब तो सार्वनामिक होगा, और अगर सर्वनाम संज्ञा के बाद प्रयुक्त किया गया सर्वनाम, तो सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी संज्ञा का स्थानापन्न होगा, उस संज्ञा का विशेषण नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, किताब मेरी है, सर्वनाम। ओके। अब यहां पर सवाल अगर करोगे मेरी, तो हु आर यू, आप कौन हैं? तो जो मेरी बोल रहा है वो अपना नाम बोलेगा। ठीक, मान लो उसका नाम विनोद है, तो मेरी की जगह बोल सकता है ना कि सर विनोद। विनोद क्या हो गया? संज्ञा। अब विनोद नाम के संज्ञा के लिए मेरी नाम का सर्वनाम स्थानापन्न हुआ। अभी आपको बताया था Yes, sir. कि यदि सर्वनाम संज्ञा का स्थानापन्न है तो सर्वनाम, तो सर्वनाम, और यदि सर्वनाम संज्ञा का सहचर है तो सर्वनाम। तो सार्वनामिक। तो यहां पर देखिए, मेरी जो है वो विनोद नाम के किसी या अन्य किसी भी नाम की संज्ञा का स्थानापन्न है, अतः ये सर्वनाम होगा। दूसरी चीज कि वो संज्ञा के बाद आ रहा है। दोनों कंडीशन। मेरी पर अगर आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा, वो संज्ञा होगा। जी। दूसरा लक्षण क्या है कि वो संज्ञा के बाद है। असर्वनामिक के लिए क्या है कि वो संज्ञा से पहले होगा। इसीलिए अब यहां देखिए, किताब नाम की संज्ञा है, ओके। तो इस संज्ञा के आगे भी सर्वनाम है और इस संज्ञा के पीछे भी सर्वनाम है। तो जो संज्ञा के पीछे के सर्वनाम है वो क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा, वो हमेशा सर्वनाम रहेगा। सर्वनाम रहेगा। ये सर्वनाम रहेगा। और जो संज्ञा के आगे का सर्वनाम है ये हमेशा सार्वनामिक रहेगा। ये सार्वनामिक विशेषण रहेगा। ठीक है। अब अगर इस पर आप लोगों का कोई डाउट बनता हो तो उसे आप लोग पूछ लीजिए। अब ऑनलाइन के जो बच्चे हैं, लाइव क्लास होता तो इनसे भी सवाल पूछता, लेकिन आप लोग बताइए कि इस पर अगर कोई और डाउट आप लोगों को आ रहा तो उसको पूछ ले। सर्वनाम सार्वनामिक, ये दो लक्षण क्लियर हो गए क्योंकि हम विशेषण पढ़ रहे हैं। जैसा क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे सर्वनाम के भेद में दूसरा जो सर्वनाम था उसका नाम क्या था? भेद में गुण वाचक। गुणवाचक में क्या दोषवाचक नहीं आते? सब आते। तो हम कौन सा यहां पर शब्द प्रयोग करें जो गुणवाचक को संपूर्ण रूप से कवर कर ले? हम इसकी क्या परिभाषा दें? किसी की भी रूप, रंग, दशा, दिशा, अवस्था और उसको जो भी, इस सारी चीजों को अगर हम एक शब्द में बांधना चाहें तो कैसे बांधे? कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? स्थितिवाचक। स्थितिवाचक तो एक अलग का विशेषण बन जाएगा। शब्द बताइए। इसके लिए आप कह सकते हैं सार्वभौमिक
पर्यावरणिक विशेषता गुणवाचक कहलाती है, या उलट भी सकते हैं, पर्यावरणिक सार्वभौमिक विशेषता, या इसको और तोड़ सकते हैं, भौमकीय पर्यावरणिक विशेषता गुणवाचक होता है, जिसमें रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, स्थिति सबका बोध हो। तो पर्यावरणिक जितने भी विशेषताएं हैं वे गुणवाचक विशेषण में आती है। ठीक है ना। तो आप इसकी विशेषता के लिए इनका परिभाषा आप दे सकते हैं कि पार्थिव सार्वभौमिक व पर्यावरणिक सभी लक्षण गुणवाचक विशेषण के कोटि में आते हैं। सार्वभौमिक देखिए सही है क्या? बताइए। सार्वभौमिक होगा यार, सार्वभौमिक वह पर्यावरणिक सभी लक्षण गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे रूप, रंग, आकार, प्रकार, बनावट, स्वाद, रूप, रंग, आकार, प्रकार, बनावट, स्वाद, स्थिति, दशा, दिशा, अवस्था आदि कर देता हूं। ठीक मेरे बच्चों, आप रूप, रंग, आकार, प्रकार, बनावट, स्वाद, स्थिति, दशा, दिशा, अवस्था आदि गौर से देखेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको सार्वभौमिक या पार्थिव या पर्यावरणिक माने जाएंगे। अब इसी में एक चीज और आएगा, आदि को और हम मिटा देते हैं, मैं एक चीज इसमें और देते हैं, गुण, दोष आदि, यहां आदि लगा देते हैं। अब इसमें भी अगर आएंगे, ठीक है, अगर आप इसमें भी आ रहे हैं तो इनके भी अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम ये करें रूप का, तो रूप में क्या क्या आएगा गुरु? रूप को अगर देखेंगे तो रूप में क्या क्या आएगा? हम यहां अच्छा कह सकते हैं, सुथरा कह सकते हैं, बढ़िया कह सकते हैं, खुरदुरा कह सकते हैं, खुरदुरा, उभड़ खाभड़ कह सकते हैं आदि, ये रूप में आएगा। अच्छा, सुथरा, बढ़िया, खुरदुरा, बुरा, उभड़ खाभड़, ठीक है, उभड़ खाभड़ आदि, तो इसमें आदि हम लगा देते हैं।
इस प्रकार के जितने भी आएंगे विशेषण वो गुणवाचक विशेषण के कोटि में होंगे। अब आते हैं रंग। रंग में आपने देखा लाल, पीला, काला, नीला, गेहुआ, सांवला, धुंधला, मटमैला, तो ये सारे के सारे आएंगे। आकार में आएंगे, देखेंगे लंबा, चौड़ा, चौकोरा, आयताकार, त्रिभुजाकार, खटकोण, अष्टकोण, टेढ़ा मेढ़ा, वो आकार बता देगा। रैंच, ये शब्द हमको लखनऊ में मिला है, रैंच। रैंच मतलब जिसकी चारों ये जो है सिराएं बराबर न हो, घटबड़ हो, और जो घटबड़ होगी उनको हम क्या कहते हैं, रैंच। और एक नया शब्द और भी आता है इसमें, वो नया शब्द आता है, क्या बोलते हैं यार उसको, गोमुखी, सिंहमुखी, गोमुखी, सिंहमुखी, ये सब भी आकार की स्थिति में आ जाता है। ठीक है। रूप की तरह प्रकार में भी अगर आएंगे तो प्रकार की स्थिति जो बनेगा, ठीक, क्या बोलेंगे, चिकना, ठीक है ना। चिकने के भी अलग अलग भिन्न आ जाएंगे। बनावट में आएंगे तो उनका बनावट भी कह सकते भैया सुंदर है, टेढ़ियायल बा, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, सुथरा है, ये तमाम शब्द वहां पर भी आएंगे। स्वाद में आओगे तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला। अच्छा ये बताओ, चरपरा और चटपटा में क्या अंतर है, बताइए। चरपरा और चटपटा में क्या अंतर, अब अभिषेक तुम बताओ। सर नमक प्लस खट्टा चटपटा हो गया। यस राइट। और नमक प्लस मिर्चा चरपरा हो गया। वेरी गुड, यानी क्लास ले रखा है इस पर तू कहीं। अच्छा है, पढ़ाया हो तुमको, ठीक है। चल, तो स्वाद में भी देखिए, स्वाद के जितने भी प्रकार आएंगे वो भी गुणवाचक में आएंगे। स्थिति में आप आओगे, अगला, पिछला, दाया, बाया, ऊपरी, निचली आदि, वो भी आपको गुणवाचक में आएंगे। दशा में आओगे, अमीर, गरीब, दुबला, पतला, मोटा, तगड़ा, ताकतवर आदि, जो दशा बनाएगी उसकी। इसमें भी दिशा में आप आओगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि आदि, जो जितनी दिशाएं हैं वो भी इसी में आएंगी। अवस्था में आओगे तो बूढ़ा, जवान, बच्चा, ये तो अपने जगह रहेगा। साथ में यहाँ पर अमीर, गरीब, भिखमंगा, दरिद्र आदि भी चीजें इसमें आ जाएंगी। गुण में आओगे तो गुण में जैसे मान लीजिए कि सहनशील है, संत है, सज्जन है, और लगनशील है, ईमानदार है, शालीन है, गंभीर है, ये सारे के सारे जो शब्द बोध होंगे वो गुणवाचक में आएंगे। दोष में आप आओगे तो दोष में जैसे आलसी है, कंजूस है, घमंडी है, गर्वीला है, क्रूर है, गुस्सैल है, ये सारे के सारे दोष की स्थिति में आएंगे। इस प्रकार से तमाम अन्य जो लक्षण हैं, इनके अलावा भी अन्य लक्षण व्यवस्था में आते हैं, ठीक है। वे सभी लक्षण, बस आपको गौर क्या करना है कि वे लक्षण जो आपके पार्थिव सार्वभौमिक पर्यावरणिक विशेषता बना रहे हो, वे सभी के सभी कहां आएंगे, गुणवाचक में। ठीक मेरे बच्चों, तो आज हम इसके आपको 2 भेद दिए। इन 2 भेदों पर आप अपना, भाई हमारे तरफ से तो अपेक्षा यही रहेगी कि आप गहन अध्ययन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसमें तमाम डाउट्स आपको मिलेंगे जो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निराकरण आपको दे सकता हूं। ठीक मेरे बच्चों, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इसी 2 पर हम लोग विशेषता चर्चा करेंगे। बाकी जो 2 हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं छोड़ रहा हूं। इनको आप देखें, इस पर अगर कोई डाउट बनता हो तो हमसे पूछें, और हो सके तो बेटा इसका थोड़ा प्रचार प्रसार में सहयोग दें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने विषय को विराम देता हूं। धन्यवाद।